जहन क्लास 11। बेटा आज का टॉपिक जो थोड़ा सा मुझे ही लगा कि इसको थोड़ा सा आपको दोबारा बताना पड़ेगा। जब मैंने आपको इंट्रीगेशन समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल होता क्या है और इसमें क्यों करते हैं और जरूरत क्या पड़ती है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। आज मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पहले समझते हैं कि भैया वर्क डन वेरिएबल फोर्स से हो कैसे सकता है यदि हम रियल लाइफ की बात करें। मैं एक रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक कार है जो कि खराब है, केवल रोटेट मोशन में आ सकती है बस वो, इसको इंजन वर्किंग में नहीं है। क्या हुआ, एक आप में से किसी एक ने उस पर धक्का लगाया, कार अपने मोशन में आ गई। फिर क्या हुआ, आपका एक कहीं फ्रेंड मिल गया, उसने धक्का लगाना शुरू कर दिया। अब दो लोग उस कार पर धक्का लगा रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ने पर वैल्यू फोर्स की बढ़ रही है। रास्ते में एक आपका दोस्त और मिल गया, यानी कि आपने एक दोस्त ने और धक्का लगाना शुरू कर दिया, यानी अब उस कार पर 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं। थोड़े ही अगले ही सेकंड पर जैसे वो कार और आगे चली, क्या हुआ, आपके 2 दोस्त रुक गए। ठीक है, आप अकेले धक्का लगा रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर वो दोस्त आ गए और फिर वो धक्का लगाने लगे। यानी क्या हुआ कि एक कार पर कंटिन्यू फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में और टाइम के साथ में। यदि कभी ऐसा हो कि जब फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही है तो उस वाले फोर्स को हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स। पहली बात तो समझ में आ गई कि सर डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इसे हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखना बेटा, यदि हमें पता है 2 चीजें पता है। एक तो कि यदि हमारे पास कोई चीज डिस्क्रीट यानी कि टुकड़े के फॉर्म में लिखा हो, एक x लिखा हो, एक y लिखा हो, एक z लिखा हो और एक k लिखा हो, यदि इन सबको हमें जोड़ना है तो हम सर मैथ का यूज करते हैं x प्लस y प्लस z प्लस k, सिंपल सा यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि सर यहाँ पे डिस्क्रीट यानी कि टुकड़ों के फॉर्म में है, और जब कोई चीज कंटिन्यूस इन नेचर में हो, कंटिन्यूस मतलब जो टुकड़े हैं बहुत पास 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 हैं, वास्तव में जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, लेकिन वो चेंज इतने पास में हो रही है, पहले 2 न्यूटन, फिर 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 8 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, यानी कि कंटिन्यू चेंज हो रही है, वो कंटिन्यू वेरिएबल हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम वहां पर दोबारा समझना इस चीज को, जब डिस्क्रीट नेचर में है तब हम वहां पर सिग्मा यूज करेंगे, और जब कंटिन्यूस नेचर में है तो हम वहां पर यूज करते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसमें लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि अब पता है इंटीग्रेशन हमारे पास 2 तरह के आते हैं। एक तो हमारे पास आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा हमारे पास आता है, यदि मैं डीएफ लिख दूं यहाँ पर, तो एक होता है हमारे पास डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट में आपको मैं आंसर पहले ही बता चुका हूं, फिर भी याद रखना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट लिखी होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ब्लैंक बॉक्स से बना रखे हैं, यहाँ पर इसमें लिमिट लिखी होती है। और इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती है, और सॉल्व करने के बाद हमें एक कांस्टेंट को ऐड करना होता है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गए। अब देखना, क्योंकि हमें वर्क निकालना है तो हमें एक वैल्यू फिक्स रखनी होगी और डेफिनेट वैल्यू निकालनी होगी, तो हम यहाँ पर वर्क को निकालते समय क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और एक कांस्टेंट की वैल्यू उसमें ऐड नहीं होती सॉल्व करने के बाद। जी जी, आप पहले ही पढ़ चुके हो, फिर अब दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर वेरिएबल, यदि हमारा फोर्स वेरिएबल है तो कैसा होगा। समझना बेटा, यदि मैं वेरिएबल फोर्स की बात करूं तो देखना, पहले फोर्स कम और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर रिड्यूस हो गया। यानी क्या हो रहा है, यदि इस वाई एक्सिस पर मैं फोर्स को मानूं और एक्स एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट मानूं, तो आप खुद देख रहे हैं कि सर फोर्स की वैल्यू कंटिन्यू चेंज होती जा रही है। देखो वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रही है, हर अगले डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, सर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है एक्स इनिशियल से लेके और एक्स फाइनल तक, एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक पतली स्ट्रिप ले लेते हैं, कोई भी हमारे पास एक पतली स्ट्रिप हम ले लेते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो हम dx मान लेते हैं, उसकी वैल्यू हम dx मान लेते हैं और वो हमारा वैल्यू x होता है, यानी उस x एक्सिस पर वो वैल्यू कितनी होती है, x होती है। अब हमें पता है कि इस तरह की
n नंबर ऑफ पतली पतली स्ट्रिप्स से मिलके पूरा हमारा ग्राफ और पूरा हमारा फोर्स बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि अब पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक पतली स्ट्रिप जो है, इसी तरह एक पतली स्ट्रिप यहाँ पर आई होगी, एक यहाँ पर आई होगी, एक यहाँ पर आई होगी, मुझे सब कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, सब ये कंटिन्यूअस है। स्ट्रिप यहाँ पर आई होगी, उसके जस्ट बगल में दूसरी स्ट्रिप आई होगी, और इस तरह से n कंटिन्यूअस स्ट्रिप्स आने की वजह से, क्योंकि अकेला छोटी सी पट्टी होती है, एक पट्टी यहाँ होती है, एक पट्टी यहाँ होती है, तो क्या करते हैं, सबको सिग्मा कर डालते हैं। बट यहाँ पर सिग्मा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि दीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर, और जब भी कभी कभी कंटिन्यूअस इन नेचर की फॉर्म में होती हैं, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट बेटा, अब आते हैं इंटीग्रेट। अब आपको पता है इसमें, यदि मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करूं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया कवर होता है, जो एरिया कवर होता है बेटा देखना, वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है मिलान, वर्क डन के इक्वल। यानी मुझे इस एरिया का पूरा एरिया निकालना है, एरिया, ठीक है ना, दोबारा लिख देता हूं, एरिया कवर इक्वल टू वर्क डन। अब एरिया कवर, यदि आपको याद होगा, मैं दोबारा से याद दिला रहा हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहता है कि डिफरेंशिएशन कहां करेंगे, यदि हमें कहीं पर भी किसी जगह पर स्लोप निकालना हो तो हम वहां पर करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, और जहां कहीं पर भी हमें सम करना हो तो वहां पर हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। अब सर यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों किया आपने, वर्क डन निकालने के लिए, थोड़ा ये भी देख लेना। देखो मेरे लाल, इंटीग्रेशन क्यों किया वो समझ लेना। यदि मैं यहां पर इसको पूरे ग्राफ को बॉक्सों में कंटिन्यू डिवाइड कर दूं, तो अब यदि आपको इसका एरिया निकालना हो तो आप क्या करोगे, सर एक बॉक्स का एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्स, यही तो करना होगा ना हमें बेटा। ऐसा करने के लिए मैथ हमें कहती है, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैथ कहती है कि ऐसी कंडीशन में हमें ऐड करने के लिए हमें क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। इसलिए वर्क डन जब भी आपका वेरिएबल फोर्स हो तो हमें वर्क डन कैसे निकलेगा, आप पता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिलहाल यही तो होता है, सॉरी F डॉट ds, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सर हमें इसको सॉल्व करना है, तो सर यदि मैं यहां पर कर दूंगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यदि वर्क डन निकालना हो तो W इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, सर हमने कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, सर चेंज क्या हो रहा है इस ग्राफ में, चेंज क्या हो रहा है, सर चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से लेके फाइनल। क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से लेके फाइनल। तो जो चीज वेरिएट होती है, जो कोई चेंज होती है, उसकी लिमिट लगती है, यानी कि लिमिट कहां से लगी, xi से लेके xf तक, इसकी xi से लेके xf तक। और इस वैल्यू को हमने एक छोटी सी पट्टी मारी थी, और इसकी दूरी कहां से कहां थी, जब जिसकी लिमिट लगेगी तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी बेटा, x थी, मैं पहले बता चुका हूं उसको। तो ये कितना हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf इक्वल टू f इंटू x इंटू dx। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वर्क डन निकल आएगा किसका, वेरिएबल फोर्स से। क्वेश्चन एक दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें लिमिट, जो चीज वेरिएबल यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रही थी, इसलिए हमने यहां पर उसके लिमिट लगा दी। आई थिंक समझ में आ गया हो। फिर भी यदि किसी को सॉल्व करना नहीं आ रहा एक बार, तो बेटा एक बार आप दोबारा से वो 5 वीडियो देख लेना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, करीब करीब शायद वो 20-20 मिनट के 5 वीडियो होंगे। आपको डिटेल में मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब शुरुआत की तो बताया है कि क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, ठीक है ना। फिलहाल तो आपके समझ में आ गया होगा लिमिट वगैरह लगाने का तरीका, ठीक है ना। तब तक के लिए अब मिलते हैं कल नए टॉपिक से, और टॉपिक में कल बात करूंगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा होगा आप घर से पढ़ के आएंगे और एक बार पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।